हेलो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल है। हम सबका आईडी अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर आप सब अभी देख सकते हैं कि अभिषेक लर्निंग ऑनलाइन क्लासेस पर हिंदी व्याकरण का कक्षा 10वीं का बिहार बोर्ड का 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चल रहे हैं। इससे पहले आप चैनल पर नहीं बने हैं तो चैनल के सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप पर नहीं जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। आज का प्रश्न है पहला, भाषा और व्याकरण में अंतर। भाषा और व्याकरण में अंतर क्या है? तो देखिए, भाषा और व्याकरण में अंतर क्या है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जबकि व्याकरण भाषा के शुद्ध व्यवस्थित रूप से बोलने और लिखने के नियमों का समूह है। देखिए, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, जबकि व्याकरण भाषा को शुद्ध एवं व्यवस्थित रूप से बोलने और लिखने के नियमों का समूह है। यही हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा का परिभाषा कर रहा है लिखने के लिए उदाहरण सहित। तो चलिए हम उस संज्ञा की परिभाषा बोलते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, पुस्तक, ईमानदारी, ये सब हो गया संज्ञा। देखिए, संज्ञा का एकदम मतलब है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध हो उसे संज्ञा करते हैं। चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। तीसरा प्रश्न है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। तो सर्वनाम का भेद हो जाएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के जगह पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हो जाएगा भेद, इसका हो जाएगा पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। चलिए ये सर्वनाम हो गया। चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है कि विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसमें है विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चलिए हम जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ये बहुत आसान है और बहुत ही वीवीआई भी है। चलिए इसका हम उदाहरण के ले लीजिएगा। कुछ भी, सुंदर फूल, मीठा आम, कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम पंचवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। पंचवा प्रश्न है कि क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जिस शब्द से किसी कार्य करने, होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया भी बहुत आसान है, पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सब क्रिया ही है। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। चलिए हम छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। छठा प्रश्न है, काल की परिभाषा एवं उनके भेद लिखिए। काल की परिभाषा एवं उनके भेद लिखिए। क्रिया के होने वाले समय को काल कहते हैं। क्रिया में होने वाले समय को काल कहते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। तो वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल हम ये यूट्यूब पर एक वीडियो लेकर आए हैं, उसमें हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं, जाके वो वीडियो देख लीजिए। चलिए हम सातवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। सातवां प्रश्न है कि वाच्य किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए। वाच्य मतलब समझे, वाच्य किसे कहते हैं, इसके भेद लिखिए।
क्रिया के रूप से कर्ता एवं कर्म या भाव का प्रधानता का बोध कराने वाले रूप को वाच्य कहते हैं। क्रिया ये संस्कृत या हिंदी में भी होता है, तो ये सब हम यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं समझा देता हूँ। तभी भी क्रिया के रूप से कर्ता एवं कर्म या भाव का प्रधानता का बोध कराने वाले रूप को वाच्य कहते हैं। जैसे भेद है इसका, कर्तव्यवाचक, कर्मवाचक और भाववाचक, ये सब इसका भेद है 3। चलिए हम 8वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न, मुहावरा और लोककृति में अंतर लिखिए। मुहावरा और लोकक्रिया में अंतर लिखिए। तब आप सब देखिए, मुहावरा वाक्यांश होता है जिसका अर्थ लाक्षणिक होता है, जबकि लोककृति एवं पूर्ण वाक्य होती हो जो अनुभव या शिक्षा देती है। देखिए, मुहावरा वाक्य अंश होता है। क्या होता है? मुहावरा वाक्य अंश होता है जिसका अर्थ लाक्षणिक होता है, समझे, जिसका अर्थ लाक्षणिक होता है। जबकि लोकत्रिक एक पूर्ण वाक्य होती है। लोकत्रिक एक पूर्ण वाक्य होती है, अनुभव या शिक्षा देती है, समझे। तो समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। चलिए हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो उपसर्ग और प्रत्यय भी मैं पढ़ाया हूँ। चलिए मैं न बोलते के साथ अपना टॉपिक पर आ जाता हूँ। उपसर्ग, देखिए उपसर्ग क्या है। उपसर्ग जो सबसे पहले जुड़ता है, उदाहरण के लिए अन्य, मतलब अ उपसर्ग हो गया, अन्य प्रत्यय हो गया, समझे। देखिए, उपसर्ग जो शब्द पहले जुड़ता है, उदाहरण के लिए अ प्लस अन्य, तो बराबर हो जाएगा अन्य, मतलब अ उपसर्ग हो गया, अन्य प्रत्यय हो गया। चलिए प्रत्यय का परिभाषा दिखा देते हैं। प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ता है, उदाहरण के लिए सुंदर प्लस ता, मतलब सुंदरता, मतलब सुंदर हो गया उपसर्ग और ता हो गया प्रत्यय। चलिए आप सब समझ गए होंगे। चलिए हम 10वें प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। 10वें प्रश्न है कि समास किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेद लिखिए। समास किसे कहते हैं, इसके प्रमुख भेद लिखिए। दो या दो से अधिक शब्दों के संरचित रूप को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। समास तो बहुत हल्ला है। चलिए अब इसका भेद देख लीजिए। अवयव भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास एवं बहुव्रीहि समास। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सबों को बहुत अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा, और दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।